नमस्ते। मेरे साथ एक बार फिर से प्रोफेसर अभय दुबे साहब। हम सब लोग चूँकि बाहर हैं तो इसलिए नेट की थोड़ी समस्या हो सकती है, उसके लिए पहले ही माफ़ी माँग लें। नेट की स्टेबिलिटी की थोड़ी दिक्कत होती है कभी-कभी। जी। प्रोफ़ेसर साहब, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं इस समय हिंदुस्तान में और हुँ, उस पे बात करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हुँ। जो इस समय एकदम से एक बाढ़ आई हुई है, जो दलितों के ऊपर जो हो रहा है, जो आईपीएस अफ़सर साहब, मतलब सोचिए, जो हम लोग मानते हैं आईपीएस अफ़सर से बड़ा और कौन-सी नौकरी हो सकती है, उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। उधर जूता चल रहा है, किसी की लिंचिंग हो रही है। दूसरी तरफ बिहार इलेक्शन है और तीसरा एक ये भी है कि अमेरिका में रह के एक अजीब-सी स्थिति ये है कि ट्रम्प जैसे मोदी जी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। इन तीनों विषयों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शायद सबसे जो आवश्यक चीज़ है, वो मेरे ख्याल हुँ। में जो एक दलितों के ऊपर एकदम से बाढ़ आई हुई है, उनको उनको तंग करने की या उनके ऊपर अत्याचार की, उसपे मैं एक पहली टिप्पणी ले लूँ कि ये क्या है? ये आरएसएस के 100 साल के वर्ष में ये तोहफ़ा है दलितों का या कुछ और? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दलितों को हिंदू राजनीतिक एकता में शामिल करने के लिए तरह-तरह के आश्वासन देती है और उसके पास एक हथकंडा होता है कि जो गैर जाटव दलित हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में गैर जाटव दलितों के जो नेता हैं, उनकी बिरादरियों के नेता हैं, उनको कुछ न कुछ प्रलोभन देकर, सत्ता में कोई छोटा-मोटा हिस्सा देकर, वो अपनी राजनीति के साथ जोड़ती है वहाँ पर। इस काम को करने में उसे सफलता इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि मायावती की जो राजनीति थी, वो मुख्य तौर पर जाटव केंद्रित राजनीति थी। उत्तर प्रदेश के 100 दलितों में 54 दलित होते हैं, वो जाटव होते हैं। उसके बाद पासियों का नंबर है, उसके बाद फिर कसाईयों का नंबर है, इस तरह करके बंसफोड़ों का नंबर है। बाकी सारी बिरादरियां जो हैं, वो बाकी 46% में आती हैं। तो जाटव बहुत बड़ी संख्या में है, इसलिए कांशीराम मानते भी थे कि जो जाटव नेता ही उत्तर प्रदेश में दलित आंदोलन का नेतृत्व कर सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने तमाम वफादारों को, जिनमें कोई भी जाटव नहीं था, राज बहादुर वगैरह उनमें कोई जाटव नहीं था, जो जी, उनके जी। बाम सेफ के वफादार थे, कांशीराम के साथी थे, उनमें कोई जाटव नहीं था। तो उन्होंने मायावती को चुना और जो भी कारण रहे हो, मैं उन पर नहीं जा रहा, लेकिन मुख्य तौर पर उसमें कारण यही था कि उनको एक जाटव नेता की आवश्यकता थी। ऐसी उनकी धारणा थी कांशीराम की। बहरहाल इसका सुखद परिणाम भी निकला, उनकी राजनीति परवान चढ़ी और उसका दुखद परिणाम ये निकला कि भाजपा को कामयाबी मिल गई जाटव बनाम गैर जाटव करने में। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंदर खाने एक भूमिगत किस्म का एक नारा दिया, 3 जात के खिलाफ सब जात। और वो 3 जात कौन थी? अहीर, जाटव और मुसलमान। तो ओबीसी में यादव बनाम अदर्स कर दो और दलितों में जाटव बनाम अदर्स कर दो, ये करके उन्होंने किया था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इस पूरी चीज की पोल खुल रही है। ये पोल 2019 से पहले ही खुल जाती, क्योंकि 2019 से पहले भी आपको याद होगा दलितों के खिलाफ एक अत्याचार की लहर आई थी, चाहे ऊना की घटना हुई हो, चाहे भीमा कोरेगांव का दमन हुआ हो, वो हो, और भी इस तरह की घटनाएं हुई थी दलितों पर अत्याचार की। लेकिन उसमें बालाकोट स्ट्राइक हो गई, पुलवामा, उससे पहले पुलवामा हो गया, उसकी वजह से बालाकोट स्ट्राइक हो गई। इन सबसे भारतीय जनता पार्टी को उस पर लीपापोती करने में कामयाबी मिल गई। इस बार क्या है कि इस बार वो लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं और वो जो एक मोह पैदा हुआ था भाजपा के प्रति कि शायद जो गैर जाटव दलित नेता हैं उनको राजनीति में पैर जमाने का उसकी वजह से मौका मिल जाएगा, कुछ उन्हें फायदा मिल जाएगा, वो सब चीजें भी खत्म हो चुकी हैं। और भाजपा का जो एक ब्राह्मण बनिया चेहरा है, वो चेहरा पूरी तरीके से खुलकर सामने आ रहा है। अब आप देखिए, जिस घर में एक आईएएस अफसर हो और एक आईपीएस अफसर हो, वो तो बहुत शक्तिशाली घर होना चाहिए। वहां पे आत्महत्या करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ एक सताया हुआ दलित था, वाल्मीकि, दलितों में दलित हैं वाल्मीकि, तो उसको पीट पीट के बाबा के आदमी, मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ, बाबा के आदमी उसकी हत्या किए दे रहे हैं। और इस तरीके से लगातार घटनाएं एक के बाद घटनाएं होती चली जा रही हैं और भाजपा की तरफ से इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया आप नहीं सुनेंगे। भाजपा की तरफ से कोई चू भी इसमें नहीं हो रही है, क्योंकि उनका, भाजपा ने मान लिया है कि ये सब होता रहेगा, इससे उसके चुनावी संभावनाओं पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव दूसरे तरीके से जीते जाते हैं। चुनाव जो जी। है वो सामाजिक न्याय की राजनीति के जरिए जीतने की जरूरत नहीं। अभी थैली खोल देंगे, 10-10 हजार ट्रांसफर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी को एमपी बना देंगे, किसी को टोकन देकर एक मंत्री, राज्य मंत्री का पद दे देंगे। इस तरीके से वो चुनाव जीतने का पूरा अपना बंदोबस्त कर लेंगे। ये सब होने से उनके ऊपर कोई फायदा, कोई
असर नहीं पड़ता, ये वो मान के चलते हैं। अब भाजपा की ये जो धारणा, ये जो रणनीति है, इसके खिलाफ कांग्रेस ने एक रणनीति अपनाई है। उस जो आपने सवाल पूछा इस संदर्भ में, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि अगर बिहार में और उत्तर प्रदेश में दलित वोटों का रुझान किसी तरह कांग्रेस के पक्ष में दोबारा हो जाए, जो आखिरकार पहले तो कांग्रेस को ही वोट देते थे, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय राजनीति में उभार में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहर जितने भी प्रदेश हैं, उनमें अभी भी आज की तारीख में सबसे ज्यादा दलितों के वोट कांग्रेस को ही मिलते हैं। कांग्रेस ही दलित वोटों की सबसे बड़ी दावेदार है और कांग्रेस की तरफ जाते भी हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बसपा छा गई दलितों के बीच में, तो वो गड़बड़ हो गया पूरा का पूरा मामला। तो राहुल गांधी इसके ऊपर लगातार जोर दे रहे हैं। और जो हरिओम वाल्मीकि वाली घटना हुई, जिसमें उसने मरने से पहले राहुल गांधी का नाम लिया, वो घटना मैं मानता हूं कि दलित राजनीति में, उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में एक बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है, बशर्ते कांग्रेस उसके ऊपर जोर दे। और राहुल गांधी ने किया भी ऐसा। वो उनके घर भी गए और उससे पहले उन्होंने अपने अजय राय को भी वहां भेजा, कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी वहां पर गया। उसके बाद वहां गांधी जी की मूर्ति से उन लोगों ने एक कैंडल लाइट मार्च भी निकाला। तो वो सारी गतिविधियां उन्होंने की जितनी करने की जरूरत है। और राहुल गांधी पहले ही सामाजिक न्याय का सवाल उठा ही रहे हैं, संविधान की लाल किताब लेके वो। और मायावती ने देखिए कांशीराम के जन्मदिन पे एक रैली की। उस रैली में काफी भीड़ जमा हुई, करीब 2-2.5 लाख लोग जमा हुए, ऐसा कहने वाले बताते हैं। हालांकि मुझे शक है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई मैदान है इसमें 2.5 लाख लोग जमा हो सकते हैं। असंभव, हिंदुस्तान में ऐसा कोई मैदान नहीं है। 50-60-70 हजार लोग ही जमा हो जाते हैं, तो वही 2-2.5 लाख लगते हैं। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं जा रहा हूं। तो मायावती से लोगों को उम्मीद थी कि मायावती कुछ ऐसा कहेंगी जिससे उनकी राजनीति में वापसी होगी और दोबारा वो दलित राजनीति में अपने पैर जमाएंगे। उनके पैर लगातार उखड़ रहे हैं। चंद्रशेखर को उससे फायदा मिल रहा है। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर जो नगीना से एमपी चुने गए, उसको उनको फायदा मिल रहा है। अभी पूरी तरीके से मायावती के हाथ से दलितों का नेतृत्व ट्रांसफर होकर चंद्रशेखर के हाथ में नहीं गया है, अभी भी मायावती के हाथ में है। लेकिन उसके ऊपर जो लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, दलित ब्यूरोक्रेसी जो ऐसा काम कर सकती है, वो उसके ऊपर मेरा मानना यह है कि वो विचार कर रही है। तो सबको उम्मीद थी, इसी लोग गए भी उस मीटिंग में, लेकिन मायावती ने कुछ नहीं किया। मायावती ने यहाँ तक कि उसमें योगी सरकार की प्रशंसा ही कर दी, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ हमदर्दी वाली बात उन्होंने कही। तो उससे पूरी तरीके से मायावती का जो संभावनाएं थी पूरी तरीके से उखड़ गई हैं। तो मैं ये मानता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव जो राजीव रंजन है, जो माहौल क्या है वाला बड़ा मशहूर प्रोग्राम करते हैं, उनका एक वीडियो मैंने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान ही, जब उत्तर प्रदेश के दलितों से पूछ रहे हैं कि भाई आप किसको वोट देंगे, क्या देंगे, तो सब लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की तरफ वोट देने की बात सोच रहे हैं। फिर CSDS का सर्वे भी इस बात को कहता है कि दलितों ने बड़े पैमाने पर मायावती को छोड़कर कांग्रेस की तरफ रुझान किया। जाटवों के हिस्से ने भी कांग्रेस को वोट दिया और गैर जाटव जो कि बीजेपी के साथ जुड़ने लगे थे, वो भी हटके कांग्रेस की तरफ आए और कांग्रेस के जरिए समाजवादी पार्टी की तरफ गए। इसीलिए 7 जो आरक्षित सीटें थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, वो इंडिया गठबंधन ने जीत ली, वरना वो कैसे जीतते। हाँ, तो मैं ये पूरा जो दृश्य है, ये मैं इसलिए पेश कर रहा हूं आपके सामने ताकि ये स्पष्ट हो सके कि दलितों के नाम पर इस वक्त देश में जो राजनीति चल रही है, एक है राहुल गांधी की दलित राजनीति और एक है भाजपा की दलित राजनीति। इन दोनों की दलित राजनीतियों के बीच में होड़ है। एक तीसरी राजनीति है मायावती की दलित राजनीति, जिसकी गोट पूरी तरीके से पिट गई है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इस वक्त कांग्रेस की दलित राजनीति उभार पर है और अगर ये प्रक्रिया इसी तरीके से जारी रही तो मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा कि राहुल गांधी देश में दलितों के बीच में सर्वाधिक लोकप्रिय प्राप्त नेता बन जाए। जी 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 मैं अभी भाई, मैं एक और चीज, क्योंकि राहुल गांधी की बात हो रही है, मैं जरा बिहार की तरफ आपको ले चलूं। बिहार में 2 चीजें हो रही हैं। एक ही हो रहा है कि एनडीए गठबंधन में 101 सीट पे बीजेपी जेडीयू हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार जी की अपनी जिद थी कि पिछली 115 सीटें लड़े थे, उतना तो लड़ना ही है। और उन्होंने कल बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि वो 101 सीट तो लड़ेंगे ही। 5 सीट जहां पे चिराग पासवान को जो दी गई हैं, वो भी वहां अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं।
दूसरी तरफ बीजेपी में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 101 सीट बीजेपी और प्रॉक्सी के तौर पे चिराग पासवान की पार्टी से बीजेपी के लोग ही इलेक्शन लड़ेंगे, जो बेसिकली बीजेपी उनका व्यवस्था भी करेगी, उनके उम्मीदवार का चयन भी करेगी। वो एक तरह से बीजेपी की ही 29 सीटें हैं। और ऐसे में बहुत से जीतन राम मांझी अलग गुस्सा है, वो चिराग पासवान के अगेंस्ट कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का आया है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और इसके सामने इंडिया गठबंधन में कंपैरेटिवली सीट को लेके थोड़ा बहुत है, लेकिन 60 सीट 61 सीट पे कांग्रेस तैयार हो गई है, कम्युनिस्ट पार्टी। ओवरऑल अभी तक जो मामला है उसमें एनडीए में काफी अफरा-तफरी, इंडिया में बहुत ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। और एक प्रशांत किशोर एक अपना नया आलाप शुरू कर दिए हैं कि मैं 150 सीट आएंगी या 10 सीट आएंगी, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। वो कुछ अजीब सा। तो मैं प्रशांत किशोर को भी थोड़ा चाहूंगा कि आप उनको भी जो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनको समझना तो बड़े मुश्किल टेढ़ी खीर है, उनकी बात और ओवरऑल अभी बिहार इलेक्शन किस तरह से बैठ रहा है। मैं अभी भी आप मानता हूं आनंद जी कि बिहार के चुनाव में अभी भी नीतीश कुमार की भूमिका केंद्रीय है, और वो इसलिए और भी ज्यादा केंद्रीय हो गई है क्योंकि नीतीश कुमार एक संघर्ष तो एनडीए के बाहर चला रहे हैं और एक संघर्ष एनडीए के भीतर चला रहे हैं। एनडीए के भीतर जो संघर्ष कर रहे हैं वो ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी की चालों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन्होंने जो चिराग पासवान के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने 5 उम्मीदवार जो खड़े किए हैं वो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके बाद में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ मिलकर एनडीए के भीतर एक गुट बना लिया है, स्पष्ट रूप से गुट बना लिया है। वो चिराग पासवान और भाजपा का गुट है। एक तरह से एनडीए 2 हिस्सों में बट गया है। एक तरफ चिराग पासवान और भाजपा खड़ी हुई है और दूसरी तरफ ये 3 नेता खड़े हुए हैं, और इनके बीच में अंदर संघर्ष चल रहा है। मैं ये मानता हूं कि इनमें वोटों का ट्रांसफर ठीक से नहीं होगा और इसका पूरा लाभ महागठबंधन को प्राप्त होगा। अब ये महागठबंधन के ऊपर है कि वो अपना बूथ मैनेजमेंट कितना अच्छा करते हैं, पूरा चुनाव का प्रबंधन कितना अच्छा करते हैं, कितनी अच्छी चुनावी कैंपेन चलाते हैं। अभी तो सब कुछ ठीक ठाक है मोटे तौर पे, उनमें कुछ सीटों के बंटवारे को लेकर वहां भी चक्कर फंसा हुआ है, लेकिन मोटे तौर पे अभी मैं एनडीए के मुकाबले देखता हूं तो मुझे ज्यादा वहां ठीक ठाक लगता है। तो नीतीश कुमार को ये देखना है कि उनका क्या होगा। नीतीश कुमार को इस बात को अच्छी तरह पता लग गया है कि अगर वो पलटी मारकर महागठबंधन में जाते हैं तो वहां भी उन्हें मुख्यमंत्री पद मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो बात नहीं रह गई है अब कि महागठबंधन अपनी बाहें पसारे बैठा हो गया, आप आइए हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और अमित शाह ने तो स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल ताजा बयान है अमित शाह का। इस ताजे बयान में अमित शाह ने कहा है कि मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, बाद में सब लोग मिल बैठकर तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसके बाद वो नीतीश कुमार से मिलने भी गए, उनके बीच में कोई बातचीत भी हुई होगी। तो इसकी वजह से बिहार में अब मुख्यमंत्री पद का कोई भी चेहरा एनडीए की तरफ से पेश नहीं किया जा रहा है, और ये पहली बार हो रहा है। जबकि महागठबंधन की तरफ से तकरीबन घोषित अघोषित ये तय है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। कम से कम जो उनकी सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, उसके लिए तो तेजस्वी यादव सबसे बड़े चेहरे हैं ही। और वो भी कह रहे हैं, आपके मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का रूप में उनके नाम की घोषणा की जानी चाहिए। अब तो गेंद कांग्रेस के पाले में है कि वो ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, और उसको करने से पहले तेजस्वी यादव को क्या समझाएंगे, वो क्या कहेंगे कि भाई हम ये भी घोषित नहीं करेंगे और साथ साथ मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे, सब ये कैसे होगा। ये सारी चीजें उन लोगों को तय करनी है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि वो इस बात को तय कर लेंगे, उसमें कुछ लेन देन होगा। मुकेश सहनी को कांग्रेस के खाते से कौन सी सीट मिलेगी, तेजस्वी के खाते से कौन सी सीट मिलेगी, ये सब बातें होने वाली हैं, हो जाएंगी। लेकिन जो एनडीए की राजनीति है उसमें गांठ पड़ चुकी है, उसके अंदर गांठ पड़ गई है, और वो गांठ खुलने वाली नहीं है। वो चुनाव परिणाम के बाद ही खुलेगी गांठ। जी जी जी। मैं अभय जी समय का थोड़ा वो है, तो मैं एक प्रश्न एक लेके फिर खत्म करेंगे हम लोग कार्यक्रम। ये ट्रम्प को क्या हो गया, ये हर 2-4 दिन पे कुछ करते रहते हैं। फिर वो बोले, अच्छा ये भी कहते हैं कि ही इज माय फ्रेंड, और फिर फ्रेंड क्यों ऐसी तैसी करने लगते हैं। अब फिर बोले ही इज माय फ्रेंड एंड आई डोंट वांट टू फिनिश हिज पॉलिटिकल कैरियर।
अब ऐसे हम्म। मतलब ऐसे ऐसे दोस्त से भगवान बचाए, इसीलिए लोग कहते हैं भाई ऐसे ये दोस्त बयान से तो भगवान बहुत बचाए। घातक है, ये उनके पिछले वाले बयानों से भी घातक है कि मैं जी, उनका राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं करना चाहता। जी, इसका मतलब ये है कि ट्रंप को कहीं न कहीं ये एहसास ज़रूर है कि वो जो बातें कह रहे हैं, उससे नरेंद्र मोदी को नुकसान हो रहा है। भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जी, वो जो बातें कह रहे हैं, उससे नरेंद्र मोदी को नुकसान हो रहा है, इसका ट्रंप को भी एहसास है। और ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है, उसके बाद से वो जो जब तक भारत स्पष्ट रूप से घोषणा नहीं कर देता कि वो रूस से तेल नहीं लेगा। अच्छा, अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई रूस से भारत ने नरेंद्र मोदी ने मुझसे कह दिया है कि रूस से तेल वो नहीं लेंगे। तो अब नरेंद्र मोदी उनसे कह रहे हैं, लेकिन देश की जनता से नहीं कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। खुलेआम इस बात की घोषणा नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसको बार-बार कहता हूं और एक बार फिर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की राजनीति, उनकी शख्सियत, भारत में उनकी लोकप्रियता, इन तीनों चीजों को ट्रंप का ग्रहण लग गया है। जितना नुकसान अकेले नरेंद्र मोदी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने, जिनका वो प्रचार करने गए थे हाउडी मोदी कार्यक्रम में, अब की बार ट्रंप सरकार, उन्होंने ट्रंप का हाथ पकड़ के ऊपर उठा के कहा था, जितना नुकसान ट्रंप ने पहुंचाया है नरेंद्र मोदी को, उतना नरेंद्र मोदी को किसी ने आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया। और नरेंद्र मोदी की ये जी, समझ में नहीं आ रहा है कि इस ग्रहण से वो मुक्ति कैसे प्राप्त करें। जी, जी। मैं मैं अभी भाई बस एक, चूँकि एक और विषय दिमाग में आ गया और मुझे लगा उस पे एक शब्द हम लोगों को कह देना चाहिए। सोनम वांगचुक का मामला बड़ा मतलब इसलिए है कि वो बहुत सी चीज़ों का इंडिकेट कर रहा है। हमारी बहुत सी चीज़ें इस समय किस स्थिति में ये देश में हैं, हम्म, उसका एक सूचांक के तौर पे वो है। सोनम वांगचुक हम्म, अभी भी जेल में है और इस पे हम्म, आप भी यहाँ देख रहे हैं, जो विदेश में भी जो हमारी ये हो रही कि भाई सोनम वांगचुक को लेके, जबकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि एक समय वो तो मोदी जी के साथ ही खड़े नज़र आते थे। मोदी जी की बहुत सी जो बातें होती थी उसको डिटो करते थे, उनके हिसाब से चीज़ें ठीक हो रही थी। हम्म। ऐसे में ज़रा उस पे उनको कब बाहर, आपको उम्मीद है कि कब उनको बेल मिलेगी या कब कुछ होगा उनके लिए? नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये सरकार सोनम वांगचुक को आसानी से छोड़ेगी। देखिए, सोनम, लद्दाख पहला ऐसा राज्य है इस देश में जहां भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर चलाया गया है और कहीं तो इस तरह की घटना नहीं हुई। और उसके बाद नेपाल की घटना के बाद जलाया गया है। नेपाल में जब जैन जी के नौजवानों ने बड़े बड़े राजनीतिक प्रतिष्ठानों को संसद समेत, सुप्रीम कोर्ट समेत जला दिया, उसके बाद देश में पहली ऐसी घटना हुई है जिसमें सत्ताधारी पार्टी, जो पिछले 11 साल से देश में सबसे शक्तिशाली पार्टी है, उसका दफ्तर जला दिया गया। उसके बाद गोलीकांड हुआ, 4 लोग उसमें मारे गए। तो मुझे नहीं लगता है कि सोनम वांगचुक को ये लोग किसी कीमत पे छोड़ेंगे। वो सोनम वांगचुक को एक नमूने के तौर पे पेश करेंगे कि हमारे ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो हम उसके साथ ये सलूक करेंगे, हम उसको लंबा टांगेंगे। सोनम वांगचुक को तो नहीं छोड़ेंगे, मेरा मानना ये है। और उसके जी, लिए इन्हें इसकी भी परवाह नहीं है कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पे कितना दाग लगता है, कितना धक्का लगता जी, है। वो सब उस धक्के को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अमित शाह ये दिखाना चाहेंगे सारी दुनिया को और सारे देश को कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ इतनी तिरछी निगाह से देखेगा और इस प्रकार की चुनौती फेंकेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद अभय भाई। आज की चर्चा थोड़ी जी, छोटी रही, लेकिन चूँकि 1 हफ्ते में हम लोग देश पहुँच जाएँगे, तब इसका विस्तृत जी, जी। चीज़ों पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।